एक मशहूर फिल्म मेकर ने कहा है, सिनेमा इज़ अ मिरर बाय विच वी ऑफन सी आवरसेल्व्स। यानी सिनेमा एक ऐसा आईना है जिसमें अक्सर हम खुद को देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य, मैं हूं दीपाली अग्रवाल। अभी हमने सिनेमा की बात की, लेकिन एक माध्यम और है जो समाज को दिखाता है, जो मानव मन की गहराइयों को छूता है, और वो माध्यम है साहित्य। अब इसमें भी एक शाखा है, वो है पल्प। अब इस पर एक अलग बहस हो सकती है कि पल्प साहित्य है या नहीं है, लेकिन पल्प की किताबें खूब बिकी। तड़क भड़क वाले टाइटल, सनसनीखेज उनके शीर्षक, वो किताबें खूब लिखी गई और खूब बिकी भी। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सिनेमा, साहित्य और पल्प तीनों से जुड़े हुए हैं। भयंकर सिनेमा प्रेमी हैं और लगातार अपने रिव्यूज़ भी लिखते रहते हैं। उनकी किताब भी आई है अनबाउंड से, जिसका शीर्षक है बेरोजगार इंजीनियर और गूंगी गन का इंसाफ। हमारे साथ हैं विश्वास शर्मा, जिन्होंने चाचा विधायक हैं हमारे जैसी सीरीज़ में लेखन भी किया है और उसकी राइटिंग टीम में शामिल रहे। आज हम इनसे सिनेमा, पल्प और साहित्य, इन सब पर बहुत मज़ेदार बातचीत करने वाले। विश्वास जी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? थोड़ा सा तो नर्वस हूँ मैं बात करते हुए कि क्या बात करूँगा। लेकिन अभी तो ऑफ कैमरा ही हमारी इतनी सारी बातचीत हो चुकी है। ऑफ कैमरा बढ़िया हूँ मैं, ऑन कैमरा की प्रॉब्लम है बस कि हाँ बोलिए। नहीं, बट आई बिलीव कि बहुत अच्छी बातचीत होगी, क्योंकि आपकी किताब मैंने देखी, फिर आपके रिव्यूज़ देखे, और सिनेमा में तो आपकी भयंकर दिलचस्पी है ही। हाँ, जैसी पसंद बात बहुत है मुझे सिनेमा। लेकिन ये आपकी किताब से शुरू करते हैं। हाँ। आपकी किताब का जो टाइटल है बेरोजगार इंजीनियर और गूंगी गन का इंसाफ जी, ये भी एकदम पल्प की तरह ही हाँ। फीलिंग देने वाला टाइटल है। तो आपको पल्प इतना पसंद क्यों है? ईजी टू कंज्यूम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी जैसा टाइम चल रहा है, दुनिया जैसी चल रही है, उसमें दो चीज़ें थी जो लिखते हुए मेरे जो बहुत ध्यान से जो मैंने किया कि ऐसा ना हो कि कंजम्पशन मुश्किल हो कि आपने पहले 40 पेज पढ़े और फिर कहानी शुरू हो रही है, उसके बाद फिर कहानी में रस आ रहा है। मेरा कि पहली लाइन से कहानी में रस आना चाहिए, आपको लगे यार बढ़िया कुछ हो रहा है, मज़ेदार है, एटलीस्ट मज़ा तो जल्दी आना चाहिए। उसके बाद फिर से क्योंकि किताब है तो कोशिश की कि जितना ज़्यादा जो पढ़ें उनको ऐसा लगे कुछ बहुत सस्ता पढ़ लिया खत्म करके। ऐसा लगे? ऐसा बिल्कुल ना लगे। उनको ये लगे जो पढ़ा है वो इजी टू डाइजेस्ट था, लेकिन वो क्लासिक भी था। उसमें मैंने जितनी कोशिश की है कि जितना अच्छा पढ़ के लोगों को प्राउड फील हो कि यार मैंने कुछ बढ़िया पढ़ा, और वो लोग ना दूसरों को वो बोल पाए, रिकमेंड कर पाए कि यार ये पढ़ी, देख पढ़ के देख, और प्राउडली बोल पाए। ऐसा ना कि कहानी एंड में कुछ भी हो गया। तो वो कोशिश की मैंने। आपने लास्ट में लिखा भी है ना, पल्प के बारे में ही लिखा है इसमें कि समाज को समझने के लिए आपकी नज़र में सबसे मुफीद विधा है पल्प फिक्शन। हाँ, तो ये पल्प जैसा ही होता है। नोआर और पल्प में कितना डिफरेंस है मुझे नहीं पता, दोनों कितना इनसिंक्ड है मुझे नहीं पता। तो नोआर तो बिल्कुल यही है कि समाज में जो हो रहा है वो उसको सबसे कम लाग लपेट के साथ दिखा देना, कि पेश कर देना। तो मेरी कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब रियल कैरेक्टर्स हैं, बस मैंने थोड़ा सा स्टोरी वाइज उनको हल्का सा ट्वीक किया है बस। वो सब यहीं के दिल्ली के जिंदा लोग हैं, कुछ लोग मरे लोग भी हैं, लेकिन है वही लोग हैं। तो ये पूरी पल्प की तरह ही आपने हाँ, तो कहानी को बुनने की कोशिश की। हाँ, तो जो स्टोरी है वो पल्प है, लेकिन स्टोरी टेलिंग का जो तरीका जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मुझे लगता है कि मुझे सबसे सही तरीका लगता है लिखने का, वो है कि जैसे हम कहानी सुनाते हैं। अब मैं कोई भी आपको कहानी सुनाना शुरू करूँगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं वहाँ शुरू ना करूँ जहाँ से कहानी असली में शुरू होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि ये सुन देख, मैं जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जिसका एक्सीडेंट हुआ जिसके साथ, वो जो सामने वाला बंदा था वो ये था, उसका ये बैकग्राउंड था, और जो मैं था मैं ऐसे सा था, और हम दोनों टकरा गए। अब फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसी तरह से मैं लिखता हूँ, हर चीज़ जो भी लिखता हूँ कोशिश करता हूँ वैसे ही लिखूँ कि जो क्या सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है वो कहानी को कहने का। कहानी अपने आप में अच्छी हो एक बात है, कहानी कहने का तरीका अच्छा हो दूसरी बात है, उसका दूसरों कैरी करने के कैरेक्टर अच्छे हो वो एक और बात है। वो जो बात कह रहा हूँ उस बात में कुछ नई बात हो, कुछ नई बात कह रहे हो लगातार जो पहले हमने नहीं सुनी, तो वो एक और बात है। वैसे इसमें मेरा थोड़ा सा वो है कॉन्ट्रडिक्शन है, मुझे लगता नहीं कुछ भी नई बात कहने को बची है। बस ये कि हम लोग ब्रिज को गैप का वो भर रहे हैं, ब्रिज का, कि ये बात किसी ने पहले कही थी और अभी बात यहाँ तक पहुँच गई तो हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देते हैं, बस वही है, इतना ही है। तो कितने समय में आपने किताब लिख दी? मेरे दिमाग में बहुत दिन से थी और मैं बहुत फास्ट टाइप करता हूँ, तो मैंने एक वीक में पूरी किताब लिखी। हाँ, ये उपन्यास पूरा? हाँ, मैं बहुत फास्ट टाइप करता हूँ। और इसमें लगभग 50,000 शब्द है। 50,000 शब्द और 207 पेज हैं। हाँ, तो ये पहले फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, एक ड्राफ्ट लिखा मैंने, और फिर मैंने मेरे 6-7 दोस्त हैं, जैसे ऋषभ भाई हैं, शरद भाई हैं, आयुष भाई हैं, ये लोग बहुत फास्ट रीडर हैं, तो उनको भेजा। तो और वो हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, तो हम लोग बहुत हेविली क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से।
तो उनको भेजा, उन्होंने गालियाँ लिख के भेजी कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है। फिर वो चेंज किया, वो फिर चेंज करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा चला, वो 3 महीने चला लगभग। लेकिन पहला ड्राफ्ट 1 हफ्ते में लिख लिया था, फटाफट करके खत्म कर लिया। ओके। अभी हम जब पल्प की बात कर रहे थे, तो अभी जैसे कि बात भी हुई कि ये पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि पल्प साहित्य है भी या नहीं है, लेकिन आपने पल्प को जिस प्रेम के साथ उसकी व्याख्या करी है, तो आपको क्या लगता है कि प्रेम, ये जो पल्प है, इसको इतना कमतर क्यों माना जाता है? 2-3 चीज़ें हैं कि जो लोग कमतर मानते हैं, ठीक है, उनकी कितनी किताबें बिक रही हैं, पहली बात, ठीक है। अगर आप साल पल्प तो जबकि खूब बिका है। हाँ वही अगर कोई भी चीज़ है जिसको दुनिया पसंद कर रही है और आप कह रहे नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, तो मेरे को लगता है आप में दिक्कत ज़्यादा है, दुनिया में दिक्कत कम है। जैसे दुनिया तो दुनिया है, वैसी चलनी है। अगर वो उनको वो पसंद है, आप उसमें बेस करके दो ना, आपको क्या दिक्कत है? आप में प्रॉब्लम है कि अगर आप अच्छी कहानी, जो कहानी इंपॉर्टेंट भी हो, आप एक साथ नहीं कह पा रहे हो। आप कह रहे हो मेरी कहानी इंपॉर्टेंट कहानी ये होनी चाहिए, लेकिन कहानी आपकी खराब है, उसको बढ़िया करना भाई, उसको क्यों खराब बना रहा है? तो वैसा है, सिनेमा में सेम लगता है मुझे कि एक इस तरह का सिनेमा, उस तरह का सिनेमा। राजी रानी में सिनेमा के लिए कहते हैं ना, आप तो खैर सिनेमा में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, कि पॉपुलर सिनेमा और फिर आर्ट सिनेमा। तो वो तो मतलब विदेशी कोई अगर फिरंगी बोले, दूसरे देश का, यूरोपियन कोई लोग बोले, तो मैं सुन भी लूंगा। हमारे यहाँ का नहीं सुनूंगा मैं सब बातें, कि हमारे यहाँ का आर्ट जो बना रहा है वो भी आर्ट भी बहुत अच्छा नहीं बना रहा है। अच्छा नहीं है कोई मतलब जो सिनेमा आर्ट में बना रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया एक आध, मतलब 10 साल में कोई एक आदमी अच्छा बनाता है, बाकी जो 100 लोग और बना रहे हैं साल में, वो बहुत खराब बना रहे हैं। तो उनका आर्ट भी खराब है, उनका कॉमर्स भी खराब है। जैसे गुरुदत्त की मैं जीवनी पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि गुरुदत्त कमर्शियल बनाते थे। हाँ। और जब मन करता था तो अपने मन की संतुष्टि के लिए फिर एक आर्ट सिनेमा बनाते थे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आर्ट ना बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि जो मुझे आज आपको मुझे आर्ट लगता है, जब वो बना था तब वो लोगों को आर्ट नहीं लग रहा था। उस टाइम के लोगों के लिए वो पॉपुलर था, वो कॉमर्स था उस टाइम के लोग, ये तो कमर्शियल लिखता है। 90% चीज़ें आप देखोगे जाके बैक में, सब ऐसी बैक एंड में ये लगेगा। इवन जैसे जो भी उस टाइम के लोग थे, उनको तो वो लोग क्रिटिसाइज ही हो रहे थे। अभी हमको मंटो कैसा लगता है? अच्छे लगते हैं। आर्ट है ना। उस टाइम तो लोग उनको गालियां नहीं दे रहे थे। वैसे सारे पेंटर्स के साथ भी सेम है, जो बड़े पेंटर्स हुए हैं। तो ये तो ऐसा ही है दुनिया। बाद में हमारे मर जाने के 50 साल बाद लोग तय करेंगे कि हमने जो लिखा था वो आर्ट था कि कॉमर्स था। हमारे तो और मेरे को तो लगता नहीं यार कि ऐसे, अपने आप को सीरियसली इतना लेता नहीं कि मैं कोई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट बन जाऊंगा और मैं आर्ट लिखूंगा। मैं कॉमर्स ही लिखना चाहता हूँ। आपको कहाँ का सिनेमा ज्यादा पसंद है पूरे विश्व में? यार सबसे अच्छा तो मुझे हिंदी सिनेमा लगता है। अब नहीं? हाँ मुझे बेस्ट लगता है, और मैं रिपीट में सिर्फ हिंदी फिल्में देख सकता हूँ। बाकी फिल्म मैं एक बार देख लेता हूँ, और फिर क्योंकि मेरी फिल्म बनानी है, मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो फिर मैं म्यूट पे पूरी फिल्म देख देता हूँ। कि मुझे अगर आप म्यूट पे देखो ना, तो आपको एडिट समझ आता है, कहाँ पे कट लगा, कैमरा कैसे मूव हुआ, कलर क्या है, वो सब समझ आता है। आप म्यूट पे देखो, जैसे फिल्म का साउंड ऑन होता है, उसके बाद आप उसमें इमर्स हो जाते हो कहानी में, तो फिर समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं म्यूट पे देखता हूँ, फिरंगी दूसरों के सिनेमा, जो दूसरा आर्ट सिनेमा जो भी मुझे लगता है वो। जैसे कई बार लोग बहुत कंपेयर भी करते हैं ना, कि हमारा सिनेमा ऐसा है और हम लोग तो बिल्कुल ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं जो समाज को बिगाड़ रही हैं, लेकिन बाहर का सिनेमा इतना अच्छा है। जैसे लोग ईरानी सिनेमा की बात करते हैं। ईरानी सिनेमा बहुत अच्छा उनका काम। यार वो एक है कि एक तो हमारे यहाँ कोई अच्छा लिखता नहीं है, ठीक है, फिल्मों में एटलीस्ट। मतलब बहुत ही जो पर्दे के पीछे जो लोग इस कहानी पटकथा लिखते हैं, हाँ, उसमें बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं। उनको शायद पता नहीं, मुझे नहीं, सबको तो नहीं जानता मैं, जितना जानता हूँ उनको शायद कॉमर्स समझ नहीं आता। तो मैंने कोई बहुत अच्छी कहानी लिखी, और वो कहानी का मालूम, वो कहानी बननी है 30 करोड़ रुपए में, और वो कहानी जैसी है उसका रिकवरी 1 करोड़ रुपए की है। तो बेसिकली फिल्म बनाना तो आर्ट बेचने का धंधा है, फिल्म मेकिंग आर्ट नहीं है कंप्लीट, ठीक है, वो आर्ट बेचने का धंधा है, एक बिजनेस है। तो पर ये फिल्म बनाना ही तो अपने आप में आर्ट है। फिल्म बनाना आर्ट है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉपर पूरा प्रोसेस है वो आर्ट को बेचने का काम है। तो अगर आपका आर्ट सेलेबल नहीं है, या आर्ट की जितने की लागत लग रही है, जितने में आप आर्ट बना दे रहे हो, उतना उसका रिकवरी नहीं होने वाली, तो वो आर्ट नहीं बनेगा। अब बन जाएगा तो आपके घर में पड़ा रहेगा। तो अगर आपको प्योरली सिर्फ आर्ट की सर्विस करनी है, तो आप पेंटिंग बनाओ, बेस्ट हो गए, ठीक है, आपके घर में लगी रहेगी, आप देखना मजे से, कभी अपने एग्जीबिशन का 4 लोग और देख लेंगे बस, और कभी बिक गई तो बिक गई, वरना कुछ नहीं है। अगर आपको आर्ट बनाना है तो, वरना तो हम सब, मुझे लगता है यार, मुझे नहीं पता, मैं एक भी इंसान को, मेरे पहचान का नहीं, होंगे बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे लोग होंगे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पहचान का एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसी भी तरह क्रिएशन में है और उसको किसी को बताना नहीं है। हम सब चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे, वो सुने, और बेसिकली अप्रिशिएट करके यार बढ़िया है। और हाँ, अप्रिशिएट ना भी करे तो ऐसा शौक हो, कुछ हो, रिएक्शन आए, सेम इमोशन आए, कुछ जनरेट हो, इमोशन जनरेट हो। तो सॉरी, पता नहीं मैं आपको जो बात हो जवाब दिया कि नहीं। मुझे बस लार्जली ये लगता है कि हमारे यहाँ पे जैसी सोसाइटी मूव की, एटलीस्ट 90s, जहाँ से मुझे पता है ज़िंदगी कि पहला वो था कि फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हमारा खाने को हो जाए।
तो हमने वहाँ पे ध्यान दिया। जैसे धीरे धीरे सोसाइटी कंफर्टेबल हो जाएगी, थोड़े मतलब पैसे आते जाएंगे, शायद मुझे लगता है थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ होती जाएगी, तो हम लोग आर्ट पे ज़्यादा ध्यान शायद देने लगे। अभी सिनेमा में उतना आर्ट नहीं है यार, लिखते नहीं है, मतलब अच्छा आर्टिस्ट नहीं है। आर्ट तो हो जाएगा, आर्टिस्ट होंगे तो आर्ट हो जाएगा, लिखने वाले अच्छे होंगे तो अपने आप ही आर्ट अच्छा हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छी कहानी लिखी, कोई बना नहीं रहा है, तो अगर आपने अच्छी कहानी लिखी तो कोई बना क्यों नहीं रहा है? आपको रिसेंट में कौन सी मूवी अच्छी लगी जो आप कहेंगे कि बॉलीवुड में ये काम बहुत बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है? यार मुझे तो सब बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मैं भी कांतारा उसको देख के आ रहा हूँ। आप उसको बॉलीवुड मूवी बोलो या आप उसको जो है, तो वो बेसिकली बेंगलोर में, जो बेंगलोर के आसपास की फिल्म है, लेकिन वो हमारी इंडिया में बनी है ना, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा। जैसे उसका बजट जो बता रहे हैं वो 125 CR का बजट था, और वो फिल्म देख के लगता है कि 250 CR का बना हुआ है, वैसा बहुत ही गजब। तो वो बहुत अच्छा था। और छोटी छोटी बहुत सारी फिल्में देखी पिछले कुछ टाइमों में, जो मुझे बहुत सारी फिल्में बहुत अच्छी लगी। वो महाअवतार देख के आया कि नरसिम्हा, तो वो फिल्म देखे। उस फिल्म का था कि बजट बहुत कम है, वैसी फिल्म बनाने के लिए, एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए बहुत बजट चाहिए होता है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन उसका इमोशन इतना ऑन पॉइंट था कि उसके सब चीज़ नहीं, महाअवतार का कांतारा तो बहुत स्पेक्टेकल है, बहुत सुंदर है, वो सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया वो सब पे, लेकिन इसका वो बहुत ऑन पॉइंट था इमोशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इमोशन। अगर आपका इमोशन सही है, कहानी का, अपनी कहानी के इमोशन सही रखे हुए, सामने वाला देख के कनेक्ट हो रहा है, तो सब झूठ बाई कर लेता है, सब गंदगी देख लेता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कुछ भी क्या है कि फ्रेम खराब थे, एडिटिंग जर्क है। तो वो ये दोनों फिल्में बहुत अच्छी थी यार। ऐसे टॉप ऑफ द माइंड मुझे अच्छा, कौन सी पिक्चर लेकिन खराब थी, आपको लगता है कि ये पिक्चर नहीं बननी चाहिए? बहुत सारी पिक्चरें ऐसी भी थी कि क्रिटिसाइज हुई है, जो लगा कि ये तो सोसाइटी के लिए बहुत खराब है। पहला तो जब हम इंडियन मेंटेलिटी में रहते हैं तो पहला थॉट यही आता है कि ये वाली पिक्चर नहीं बननी चाहिए थी, ये सोसाइटी के लिए खराब है। मेरे को इसमें बहुत एग्जैजरेशन किया गया है चीजों का, इमोशन का। पता नहीं, मतलब आपको ये, मैं नाम नहीं ले रही, आप ऑन कैमरा बोल पाएंगे नहीं, मैं सबसे सवाल पूछता हूँ। आप गालियाँ देती हैं? हाँ, आप गालियाँ देती हैं, आपको गालियाँ आती होंगी ना? हाँ। लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा के सामने बैठे गाली नहीं था, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं इनके सामने बैठ के जब बैठा होता हूँ तो वो एक पंच लाइन जैसा, कभी कभी कोई वर्ड आ गया, वैसा वैसा गालियाँ निकल जाती मुंह से, वो हो जाता है, ठीक है। तो मैं, वो दोनों दुनिया बहुत अलग है ना, तो मैं किसके लिए सिनेमा बना रहा हूँ, वो सिनेमा कैसा है, तो मुझे कोई भी सिनेमा वैसा नहीं लगता कि ये समाज के लिए खराब है, नहीं बनना चाहिए। जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। मैं क्यों जज करूँ कि ऐसा बनना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए? मुझे बेवकूफ़ लग रहा है क्या सामने वाला जो है, जिसने टिकट, जो अपने पैसे देकर टिकट खरीदे सिनेमा हॉल आ रहा है, वो इतना समझदार है कि उसको पता है कि उसको क्या देखना है, क्या नहीं देखना। आपने ट्रेलर देखा है, आपको पता है कि आप क्या देखने आ रहे हो। लेकिन आपको लगता है कि सिनेमा शेप तो देता है हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ। मैंने जैसी लाइफ जी है बचपन से लेकर अभी तक, तो या जैसे मैंने जैसे लाइफ में प्रेम किया, वो जैसा वो सिनेमा सीखा हुआ है, मैं और कहाँ सीखूंगा मैं, तो वो वैसा ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ होंगी मेरी लाइफ में जो मैं बहुत हेविली इन्फ्लुएंस दूंगा सिनेमा से, और बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन मैं कहूँ कि उसके मान, जैसे जो सबसे बड़ा वो है आपका डिबेट है कि सिनेमा में वायलेंस है, आपको वो देख के लोग वायलेंट होते हैं। तो एक टाइम था जब बहुत सारे जो गैंगस्टर्स होते थे उनकी कॉलर ट्यून होती थी खलनायक का, जो गाना था खलनायक हूँ मैं, ठीक, क्योंकि उनको, हाँ, तो उनको तो वो संजू बाबू बनना था सबको, तो वैसे इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन क्या वो देख के वो क्रिमिनल बन गए? तेरे नाम में वो राधे स्टाइल, हाँ, वो तो भाई हमारे टाइम में रेस था, सब बच्चे वही करे होंगे वो। लेकिन वो देख के मैं, मतलब कि लड़की किडनैप कर लूँ अपनी ओमनी वैन में, ये तो नहीं हुआ ना, मैंने नहीं किया, और लोग नहीं करते। वो ऑलरेडी गैंगस्टर होते हैं जो वैसा हो जाते हैं। उसको देख के कोई गैंगस्टर नहीं मुझे लगता बनता होगा, और बन जाए तो फिर बेवकूफ़ है फिर यार, वो काफ़ी वो वैसा है। तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि ये ऐसा नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बनना चाहिए। और जो अच्छा नहीं वो फ्लॉप हो जाए, जैसे मीडिया में है, जैसा जितने मीडिया होता है ऐसे तो मेरे बहुत सारे लगते हैं जिनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन किसी की आवाज़ है, किसी को वो सुनना है, वो चल रहा है, बढ़िया है। चाचा विधायक है हमारे का एक्सपीरियंस कैसा था? चाचा विधायक है हमारे का एक्सपीरियंस इतना, मतलब कि इतना ज़्यादा एम्पावर्ड थे हम लोग। ऐसा है कि जैसे, मतलब मुझे तो ऐसा था कि मुझे बंदर के हाथ में तलवार दे दी है, ऐसा कि मजा आया ना। हाँ, बेसिकली जाकिर जैसे जो अमेज़ॉन था उसको जाकिर के साथ काम करना था, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बस एक ही आदमी था जिसको हमको खुश रखना था, वो जाकिर, क्योंकि वो बहुत परफेक्शन के साथ काम करता है। और वो, मतलब मेरे को लगता है कि वो जो लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि ये स्क्रीन पे बढ़िया इंसान बन के रहता है और लाइफ में तो होगा ये खराब, लेकिन वो स्क्रीन पे अच्छा इंसान बन के रहता है और लाइफ में उससे बेटर इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है वो, बहुत ऐसा गिविंग नेचर का। ऑफ स्क्रीन आपको कुछ बातें बताऊंगा जितना वो, जैसा वो करता है लोगों के लिए, रैंडमली वो लोगों से मिलता है,
तो ये सोच के मिलता है कि मैं इसको क्या दे सकता हूँ, क्या हो जाए, क्या भला कर दूँ, क्या हो जाए, जो लेना ले जाओ उसके साथ, वैसा है वो। मतलब ऑन स्क्रीन जैसे आप ऑब्वियसली लोग सोचते भी हैं कि ये ज्यादा बन रहा है, लेकिन ऑफ स्क्रीन पता है सब तो ऐसे ही होता है। तो ऑन स्क्रीन इतना, वो ऐसे भी अच्छे ऑन स्क्रीन अपने आप को रिस्ट्रेन करके रखता ताकि ये लोगों को ये ना लगे कि भाई ये तो झूठ हो सकता है, इतना सच थोड़ी ना होगा, जबकि सच में उससे भी बहुत बेहतर इंसान है। तो उसको उसको अमेजोन वाले को उसके साथ काम करना था। उन्होंने मुझे और आयुष भाई को बोला यार एक कहानी लिखते हैं। हमने एक कहानी लिखी, हम लोग को बहुत पसंद आई। फिर उसने कहा कि नहीं यार भाई यार ये कहानी नहीं करते। हमने पहले उनको अमेजोन को सुना है, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बना दो। फिर उस जाकिर को लगा नहीं यार ये नहीं करते, कुछ और करते हैं। फिर जाकिर ने सोचा कि ये बनाते हैं। फिर हमने सबने मिलकर, तीनों ने मिलकर वो लिखा। उसके बाद फिर हमने अमेजोन को सुना, अमेजोन ने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है ये बना लो, कोई बात नहीं। वो मान के खुश थे वो लोग। फिर जाकर बोला नहीं हम कुछ और बनाते, एक और ड्राफ्ट कुछ और तरीके का। फिर चाचा विधायक है, एक लाइन थी जिस पे हमने बाकी सब कंस्ट्रक्ट किया, सब बनाना शुरू किया, बैकवर्ड वो क्लॉकिंग। तो वैसा था, बहुत ही एम्पावरिंग। पूरा प्रोडक्शन हमारे हाथ में था, हमको पता था एग्जैक्टली कि एक चौनी कहाँ लग रही है, क्या हो रहा है, सीखने के लिए बहुत सारा कुछ था। और वो है फन है जाकिर के साथ काम करना, ऐसे बहुत ऐसे भी मतलब जो दूसरे मेरे लिए तो ये। आपकी उनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, या कैसे स्ट्रगलिंग के डेज? मैं पहले आ गया था दिल्ली, वो मुझसे कुछ 20 दिन बाद आया। और मैं रहता गुड़गांव में रह रहा था, लगभग साथ ही है। हाँ मैं गुड़गांव में रह रहा था। हमारा इंस्टीट्यूट था हॉस्कस विलेज में, तो उसको घर मिल गया था यहाँ पे। और मुझे गुड़गांव से आने में दिक्कत हो रही थी। मैंने इनको बोला था इंस्टीट्यूट वालों को कि यार कुछ हो तो मुझे बताना। तो जाकिर आया तो उन्होंने बताया कि लड़का आया, उसका रहना तो रह लो आप। फिर मैं आया, मिला। अच्छा, आप उनको जानते नहीं थे? मैं नहीं जानता था, रैंडम? हाँ रैंडमली हम ऐसे बस मिल गया, कोई और भी मिल सकता था, वो मिल गया। फिर 2007 से फिर हम लोग, मेरी शादी तक 2021 या 2 में कब शादी हुई यार बैकवर्ड को 3 साल ऑफ कोर्स। तो हाँ डेट तो वो भी भूल जाती है, मेरा बर्थडे भूल गई थी, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे बर्थडे 10th को मैं उसको बोल रहा था यार ठीक है, तब तो सही चल रहा है। हाँ 10th को मैं उसको बोला कि यार केक मत मंगाना था, किसी लिए केक मंगाना है, तो ओके है। तो खैर जो भी था, तब तक हम लोग साथ जाकर में साथ ही रह रहे थे, जो भी 14-15 साल, हम 15 साल साथ रहे आराम से। ट्रू है। और क्योंकि हम लोग दिल्ली में ही रहे तब? पहले 8 साल दिल्ली में थे हम। 2007 से 2015 तक दिल्ली में थे। 2015 से 2025 तक हम अब बम्बई में हैं। अच्छा, तो आपने साथ ही फैसला किया कि मुंबई चले गए? नहीं यार, उसके ज़बान में सरस्वती बैठती है, ठीक है। तो उसने हम लोग गए थे 2015 में। उसने मुझे बोला था 2013 में कि 2015 में मेरा बर्थडे दिल्ली में मनाएंगे, तेरा बर्थडे बम्बई मनाएंगे। उसका बर्थडे आता है 20th अगस्त और मेरा आता है 11th सितंबर, लगभग 20 दिन का डिफरेंस है, ठीक। और जैसा हुआ, दुनिया जैसी चली, जैसा सब कुछ हुआ 19 दिसंबर को रात उसने हमारे साथ बर्थडे का केक काटा है वहाँ पे, जहाँ दिल्ली में जहाँ रहते थे वहाँ पे। और फिर उसकी फ्लाइट थी, वो चला गया मुंबई चला गया। मेरी लाइफ में जो भी ट्रांसफायर हुआ 11th सितंबर को मैं बम्बई में था। और जहाँ पर तब तक मैं रिज़ाइन किया नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पे था, और जो करना चाह रहा था वहाँ पे मेरा काम शुरू हो गया। मैंने वहाँ पे साइन किया और मैंने यहाँ रेजिग्नेशन डाला 11th सितंबर को। तो इन अ वे मैं 11th सितंबर से मुंबई में प्रोजेक्ट मिल गया था पहले? हाँ, हम दोनों काम लेके गए यहाँ से। तो आपको दिल्ली में रहते हुए मुंबई का काम कैसे मिला? मैं रेडियो में था और फिर मुझे लगा कि रेडियो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं अब, ठीक है, ये जो अभी हो रहा है मुझे 2013 में मुझे लग रहा था कि रेडियो बहुत दिन का है नहीं मेहमान, और होगा भी तो थोड़े दिन बाद क्या होगा कि जिस पोजीशन पे मैं रहूँगा, जिस पैसे में, और मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बहुत कम पैसे वाला में एक बच्चा आएगा छोटा मुझसे, जो कि मेरा 110 सैलरी ले रहा होगा और उसका काम मेरे से बेटर होगा और मुझे रिप्लेस कर देगा, जो हो रहा था रेडियो में कुछ वैसा। तो ये तो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। तो तब मेरा एक दोस्त है पंकज त्यागी, पेंगी शो करता था, थोड़ा वो काफ़ी फेमस था वो तब यहाँ पे, अभी भी क्या पता हो। तो वो लिख रहा था फिल्म। तो मैंने उससे पूछा यार भाई फिल्म कैसे लिखते हैं? तो उसने बोला यार फिल्म लिखने में कुछ नहीं होता, तू कहानी सोच, वहाँ पे एक राइटर बैठा होता डायरेक्टर साहब, तू कहानी सुनाता रहेगा, टाइप करता रहेगा, फॉर्मेट कर देगा। ये तो बहुत इजी है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने मान लिया, उसको भी नहीं पता, उसको क्या पता, हम सब बच्चे ही थे यार, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है दुनिया में। बोला कि आप बस फिल्म की कहानी बोलते जाना, वो टाइप करता जाएगा और फिल्म बन जाएगी। तो बेसिकली स्क्रीन पे का फॉर्मेट बहुत अलग होता है। तो मुझे लगा यार फॉर्मेट कैसे होता है? वो कर देते हैं भाई, तू तो बस कहानी सोच। तो मैंने एक कहानी सोची। फिर मेरी किस्मत सही थी, तो मैंने एक वार्नर ब्रदर्स की फेलोशिप होती है स्क्रीन राइटिंग की, अब तो नहीं होती, पहले होती थी। तो उसके लिए मैंने कहानी भेजी, और भी लोगों ने, हज़ारों लोगों ने 10,000 1,000 ने भेजी थी, मेरे ऑफिस के भी 2-3 लोगों ने भेजी थी। मेरी कहानी सेलेक्ट हो गई, ठीक है, वो मेरी पहली कहानी थी। तो मैं बम्बई गया, उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने बुलाया, हाँ। तो मैं सेलेक्ट हो गया, मैं बम्बई गया। 12 बच्चे टोटल, लड़का लड़की, 2 लड़कियाँ, बाकी 10 लड़के थे। और हम लोग लोनावला गए। वहाँ उस टाइम में जो बेस्ट राइटर्स थे, अभी जो है श्री राम राघवन, श्रीधर राघवन, जूही चतुर्वेदी थी,
जयदीप साहनी जो उन्होंने चक दे इंडिया कंपनी वगैरह लिखी, वो अंजुम रजब अली, ये सब लोग थे। 6 लोग ये बढ़िया मेंटर्स थे, हम 12 लोग थे और बहुत बढ़िया वो था, रिजॉर्ट था, मज़े कर रहे थे और वो कहानी की बातें कर रहे थे, उनको कहानी सिखा रहे थे कैसे लिखते हैं। मेरे अलावा 11 बच्चे थे, वो सब या तो विस्लिंग वुड्स के थे या FTI के पास आउट जो फिल्मी उसमें थे। और जब कहानी पिच करने की बारी आखिरी दिन, तो सिर्फ मैं था जो नरेट कर रहा था कहानी। वो एक होता है ना, आपको जब नहीं पता तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, तो मुझे लगा मैं नरेट करूँगा, बाकी सब लोग शर्माते हम नहीं कर सकते सर प्लीज़ पढ़ लीजिए। तो बाकी की कहानी उन्होंने पढ़ी, मेरी कहानी मैंने नरेट की और मुझे समझ आया कि यार अगर मैं बिल्कुल ही मुझे कुछ नहीं आता तब मैं इनके बराबर में बैठने लायक हूँ, तो मैं मेहनत करूँगा तो मैं कर सकता हूँ, क्रैक कर सकता हूँ। फिर मैं घर आया, फिर मैंने कुछ और कहानियाँ लिखी, कुछ आइडियाज़ लिखे, वापस दिल्ली आया। बम्बई में था, बम्बई से वापस आया 2013 में। जब वापस आया फिर मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने रैंडमली, मुझे इसीलिए मुझे दुनिया बहुत काइंड लगती है, मैं रैंडमली लोगों को फेसबुक में मैसेज करने शुरू किया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं बम्बई में किसी को नहीं जानता और मैं राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, अगर कुछ भी हो पाया तो मुझे बताइएगा। और मैंने भेजा होगा 10-12 लोगों, जितने लोगों को, 1-2 लोगों के अलावा बाकी सबका रिप्लाई आया है। उसमें 4 लोगों का जो लीड था वो लीड काम का था। उनमें से एक थी निवेदिता बासु है, वो उस टाइम पे उन्होंने बालाजी छोड़ दिया था, लेकिन बालाजी में पहले बहुत हायर पोजीशन पे रही होंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि मेरी असिस्टेंट से बात कर लो। बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर, हाँ बालाजी। तो उन्होंने कहा कि मेरी असिस्टेंट से बात कर लो। मैंने उनके असिस्टेंट को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मेरी असिस्टेंट से बात कर लो, उन्होंने बोला कि मेरी असिस्टेंट से बात कर लो। तो मैं समझती हायरार्की में उनके नीचे 4 लोग तो कम से कम ये है। वहाँ पर असिस्टेंट ने बोला असिस्टेंट से, और असिस्टेंट की भी असिस्टेंट की। हाँ, तो वो बहुत ऊपर पोजीशन पे थे होंगे, तो उनके नीचे भी लोग बहुत नीचे थे, वो भी बढ़िया पोजीशन पे थे वहाँ पे बालाजी में। फिर उन्होंने मुझे बोला कुछ लिखा है तो भेजो। फिर मैंने एक कहानी भेजी, उनको कहानी पसंद आई, फिर उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। फिर एक उनका शो था जो उनको डेवलप करना था किसी सब टीवी के लिए, तो उन्होंने बोला ये तो हम अभी नहीं बना रहे, आप ये लिख दो। ये यूजुअली ये होता है वहाँ पे, अगर आप अपनी अच्छी कहानी लेके जाओगे तो वो नहीं बनाते, उसके अलावा आपको दूसरी कहानी देते हैं जो उनका होगा। तो मैंने वो लिखना शुरू किया और वो नहीं बना, लेकिन उसके चक्कर में 4-5 बार बम्बई आ चुका था 2015 तक। और फिर मुझे कोई जाकिर चले गए थे। नहीं, ये मैं जा रहा हूँ अभी, जाकिर यहाँ पे, मैं आ जा रहा हूँ। आप उनसे पहले से आ जा रहे हो? हाँ, जाकिर पहले जाना शुरू किया था बम्बई, लेकिन शो करने जाने लगा था, तब तो कॉमेडी कर रहा था, तो कॉमेडी के लिए जाता था, तो वो भी आते जाते रहते। हाँ, तो वो भी आता जाता रहता था, उसका भी यहाँ पे जॉब था, प्रॉपर ऑफिस था हम दोनों का अलग अलग। तो वो हुआ उसका 2015 के एंड में, अगस्त में वो चला गया, 19-20 अगस्त को, 11 सितंबर को मैं चला गया। फिर तब से बम्बई में बढ़िया मजा नहीं लाइफ। तो यू आर एंजॉयिंग ये मुंबई वाली लाइफ अभी? हाँ यार, मतलब दो बहुत स्टेबिलिटी लगती है इस लाइफ में हमारे काम में। इसके लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा बैकवर्ड क्लॉक करता हूँ मैं आपको। तो हम लोग जब जहाँ पे दिल्ली में थे तो बहुत स्ट्रगल था, और मतलब क्योंकि जाकिर जिस स्टेज पे लाइफ में, और उसको हम्बल तो होना ही पड़ता है, उसका तो ऑप्शन नहीं है हम्बल होने का। मैं नहीं हूँ, मेरे को ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है, मैं बता सकता हूँ आपको सच। तो 2 साल जो हमारे लाइफ के थे स्ट्रगल के, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा हैवीली स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं ऐसा था कि पैसों से इसलिए बाइफरकेट करके बता रहा हूँ क्योंकि पैसे से समझ आता एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा। तो हमारे पास दोनों के मिला के 8,000 होते थे महीने के जो आते थे। घर से आते थे? हाँ, घर से 8,000 टोटल मिला के। पर आप जॉब भी कर रहे थे ना दिल्ली में? ये तो 2011 में जॉब लगी हमारी। अच्छा, हम 2007 से दिल्ली में रह रहे हैं। 2007 से 8 हमने 1 साल कोर्स किया, तब घर वालों ने पैसे भेजे, उसके बाद फिर तो 8,000 दोनों के मिला के आते थे। हाँ, और 4,000 का तो रूम का रेंट ही था। 4,000 बच गए, तो हम लोग एक ही टाइम खाना अफोर्ड कर सकते थे। उसमें भी वो उसकी अलग रईसी थी, तो मैं कोशिश करता कि 2 टुकड़ों में एक मील छोटा था, एक नाश्ता, एक समोसा खा लिया सुबह उठ के, फिर दोपहर में एक समोसा खाया, फिर रात में 35 रुपये की थाली। तो 110 रुपीज़ का दोनों का मिला के डे है। 55 रुपीज़ उसका, 55 रुपीज़ मेरा। और इसमें भी लास्ट वीक आएगा तो ये भी पैसे खत्म हो जाते क्योंकि फ़ोन भी रिचार्ज करना होता था। तो लास्ट वीक में तो वो भी नहीं बचता था। तो ऐसे 2 साल बहुत मुश्किल कटे, जो कि अगर मैं आपको कहानी सुनाऊँ तो आपको लगे यार ओहो क्या दुख है। हम लोग दोनों बहुत मज़े में थे उसमें भी। हाँ, वो लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मेरे को लगता है दुनिया में सिर्फ एक ही तरह का दुख है, वो है असहाय होने का दुख। आपको जब लगता है ना कि यार कोई उम्मीद नहीं बची, जब तक उम्मीद है तब तक मजे चल रहे हैं। तो हम लोग को लगता था हम लोग दोनों बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। और आपने तो सोच ही लिया था कि बहुत नाम कमा लेंगे। हाँ, फेमस तो उनको था कि ऐसे हो जाएंगे। जैसे जाकिर का तो प्लान भी था, मेरा प्लान नहीं था, लेकिन उसका प्लान भी था शुरू से कि अगर उसको लगता था कि अगर कुछ भी नहीं होगा, मुझे बोल रहा है जो बोलता था कि अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो मैं एक कॉन्ट्रोवर्सी करूंगा, बिग बॉस चला जाऊंगा और वो कर लूँगा। जब वो कॉमेडी भी नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा तब, तो उसके बाद उसको तो फेमस होना ही था। हम लोग लगता था जीना इसी का नाम है, हमारा एक एपिसोड तो आएगा ही। तो हमने कुछ लोगों से इसलिए भी दोस्ती कर रखी थी जो कि विदेश में रहते हैं, ताकि वो हमारे आए तो लगे यार बड़े लोग को जानते हैं हम लोग, ऐसा नहीं लगे सब यहीं के गरीब लोग आ रहे हैं हमारे साथ। तो हाँ, तो बेसिकली उम्मीद रहती है तो आप डिसअपॉइंट नहीं होते, इसलिए आप खुश रहते हो।
तो जिंदगी भर ये उम्मीद कायम है कि सही से चला। आपने क्या पूछा? सॉरी मैं भूल गया, वो बात मैं मेन बात भूल गया। आपने क्या सवाल किया था मुझसे जिसके मैं तो आपको डिटेल में मैं पूछ रही थी कि आपको सेटल्ड महसूस होता है मुंबई हाँ, में, तो स्टेबिलिटी लगती है? हाँ, तो सेम कि मुझे उम्मीद है लगातार मुझे लगता है कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ और मैं हम लोग फॉरवर्ड मोमेंटम है लगातार, तो इसलिए मैं खुश रहता हूँ कि सही है। और जो काम मैं करता हूँ उसमें स्काई इज द लिमिट वाली बात है। अगर आपका काम अच्छा है तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली कभी भी लाइफ लॉन्ग। और मिनिमम तो मैं देख ही चुका हूँ, मतलब बस का बस क्या होगा कि यही होगा ना, एक ही टाइम खाएंगे, ओके, तो वो है नहीं लाइफ, मतलब। लेकिन एक वक्त बाद आपको लगता है ना कि अब तो थोड़ा सेटल होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है मुंबई में या कहीं पे भी जो राइटर है, राइटर का जीवन ऐसा है कि वो तो सेटल हो ही नहीं पाता कभी? मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं, मुझे वही सेम बात है। मैं सब में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव नहीं करता कि दुनिया ऐसी है, और मैं बिलीव करता हूँ मैं कैसा हूँ। अगर मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ तो मेरे में खोट है, सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। तो मैं अपने ऊपर काम करूँगा, मैं करूँगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ भी। मैं जो भी जहाँ भी जो भी मेरे को ऐसा लगता है मैं जो भी कर रहा होता हूँ, मैं उससे अगले स्टेप की तैयारी कर रहा होता हूँ कि ये अभी तो मैं ये कर ही रहा हूँ, ये तो हो ही रहा है ना, अगला क्या करूँगा, इससे बाद अगला क्या सीखना है। तो दो तरह की ग्रोथ है। एक है कि आप गहरे कितने हो रहे हो और आप बड़े कितने हो रहे हो। तो दोनों साइड काम करते रहना चाहिए कि आप काम भी सीखते रहो, नया कुछ अच्छा कुछ सीखते रहो, और ऊपर भी मेहनत करते रहो, जिससे बिल्ड होती रही चीज़ें। तो सिर्फ अगर मैं नॉवेल लिखूंगा तो मैं नहीं जी सकता। ये नहीं है कि ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब किसी को भी, मतलब वो है ना कि आप क्या बेच रहे हो। मतलब अगर मैं मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं अगर तय करता हूँ आज को कि मैं मूंगफली बेचूंगा शराब की दुकान के बाहर, तो मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम ग्रोथ क्या है वहाँ से। अगर मैं सिर्फ वही बेचने वाला हूँ लाइफ लॉन्ग, तो मैं वो नहीं बेचूंगा ना। मुझे पता है अगर मुझसे ज़्यादा चाहिए, मुझे अगर कार भी खरीदनी है तो मैं कुछ और करूँगा। तो वैसा है कि मैं सिर्फ नॉवल बेच के मैं बहुत अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं नॉवल बेच लूँगा। अगर सिर्फ यही करना होता मुझे तो मैं नॉवल लिखता, उसको मैं स्क्रीन पे बना के किताब उसका सारा सब जगह पिच करता। मैं नॉवल भी ऐसी लिखता जो कि जो स्क्रीन पे आ पाए, तो वो सब मैं कोशिश करता। फिर आपको मैं कुछ लगता है कि इस पे कुछ बन सकता है? मतलब ऑफ कोर्स मेरी थर्ड फिल्म ही है। ऐसे मजाक कर रहा हूँ ऐसे। क्या पता। नहीं, वो ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक ये कर रहा हूँ कि मेरी थर्ड फिल्म है। ये गोपाल भाई की पहली फिल्म है। अगर गोपाल भाई अगर इजाज़त दे तो गोपाल भाई हमारे दोस्त हैं, गोपाल दत्त तिवारी बहुत अकम्पलिश्ड एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। तो वो ये डायरेक्ट करने वाले हैं। वो ये स्क्रीन प्ले लेके अभी प्रोजेक्ट उनका बन रहा है। अच्छा, इसी मूवी इसी आपकी किताब प्रोसेस है। हाँ, कुछ अच्छे एक्टर हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, बड़े मतलब बहुत बड़े एक्टर्स हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, और कुछ छोटे एक्टर्स जिनको हमने कास्ट कर लिया है। एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि इन है। तो ये सब है, मतलब बंद हो जाएगी। मतलब आपका आइडिया तो है कि अगर कुछ लिख भी रहा हो तो उस पर मूवी बनेगी? हाँ, मतलब जैसा लिखा भी हुआ है वो बहुत ही सीनिक है, मगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। मतलब ऐसा आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगा आप सिनेमा देख ही रहे हो, वैसा है। और हाँ, मतलब वही मैं सोचता ही वैसा हूँ ना। पहले मैंने स्क्रीन पे लिखना सीखा है, फिर मैंने किताब लिखना सीखा है। तो वो दोनों बहुत अलग अलग लिखने का आर्ट फॉर्म है। तो मैं जैसे स्ट्रक्चर करता हूँ चीज़ें, वो बहुत सिनेमेटिक है। तो आपको इन दोनों आर्ट फॉर्म में क्या फ़र्क लगता है, स्क्रीन प्ले में और इस तरह की राइटिंग में? स्क्रीन प्ले में आपको उतना ज़्यादा डिटेल, बेसिकली स्क्रीन प्ले में आपको ना बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ऐड करते आते चीज़ें, कि मैंने स्क्रीन पे लिखा, फिर कोई और उसको विजुअलाइज करेगा कि यार इसका जो दीवार होगी इसको अगर ऐसा नहीं वैसा कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा, ये कैरेक्टर इधर से मूव कर गया तो ऐसा हो जाएगा। तो स्क्रीन प्ले में सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, स्क्रीन प्ले में आपको कहानी तो मिलती है लिखी हुई, आपको उसके अराउंड आप वो स्क्रीन पर कैसे दिखेगी वो पूरा बनाना है। अगर मैं स्टोरी स्क्रीन पे डाला हूँ, तीनों लिख रहा हूँ किसी चीज़ का, तो वो सब तीनों चीज़ें मेरे हाथ में, लेकिन उसके बाद भी उसमें बहुत सारी चीज़ें लेयर ऐड होती हैं। तो स्क्रीन, क्योंकि फिल्म बननी है, अगर वेब सीरीज़ बननी है तो एक डायरेक्टर होगा जिसका विजन उसमें मेरे में ऐड होगा, फिर एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर होगा जो कि डिज़ाइन करेगा घर कैसा होगा, वो कैसा होगा, उस सब में इम्पैक्ट आएगा। मेकअप, हेयर एंड मेकअप का काम है, साउंड का काम है, एक सिनेमाटोग्राफर होगा जो फ्रेम्स सेट करेगा। तो वैसे बहुत सी चीज़ें जो कि बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि इमोशन जनरेट करने के लिए सिनेमा अगर है तो अगर आपका फ्लैट फेस है, मैं सिर्फ कैमरा ऐसे पुश इन करूंगा अगर आपकी तरफ, तो भी ऐसा लगेगा कि यार मैं सकीन हो रहा हूँ, कुछ कोई इंपॉर्टेंट बात होने वाली है अभी। वो इसमें नहीं है ना। किताब में मुझे लिखना पड़ेगा कि वो कुछ कैसे हुआ, वो क्या कैसे ट्रांसपायर हुआ, तो वो कन्वर्ट कराना, वो इमोशन जनरेट करना विदाउट ये बोले कि ये दुखी है, वो दुखी दिखाना, वो दोनों में बहुत अलग आर्ट है बेसिकली। आपको तो इसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन उसमें तो आप कैमरा से दिखा रहे हैं। हाँ, उसमें कैमरा से दिखाना आसान है थोड़ा, कि आपने आंसू छिपाए और मुझे समझ आया कि आपने आंसू छिपाए, मुझे कुछ कहना नहीं है। यहाँ पे मुझे लिखना नहीं है कि आपने आंसू छिपाए, लेकिन मुझे ऐसा करना है कि लोग लगे हाँ इसको आंसू आए होंगे, तो वो थोड़ा अलग है।
बाकी भी मैं तो डिस्कवरी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किताब कैसे लिखते हैं। अभी 10 किताब लिख लूँगा फिर मुझे समझ आया कि क्या लिखना है, क्या लिख रहा था। हाँ, कल शायद मेरी एक राइटर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि 5 किताबें आप मान लो कि जब आप 5 लिख चुके हो तो आपको नहीं पता कि आप क्या करने वाले। 5वीं के बाद जो किताब होती है वो दरअसल आपकी पहली असली किताब होती है जिसमें आप खुद को लिख रहे हो। मतलब पता नहीं, मतलब मैं ऐसे अभी मुझे नहीं पता। मैं तो लिखूंगा तो बताऊंगा। 5 के बाद बताऊंगा आपको, 5 के बाद मिलेंगे मैं बताऊंगा क्योंकि हाँ अब तो सही कह रहा था वो। तो ये आपको जो ये वाली राइटिंग है, सिनेमा की राइटिंग है और जिस तरह से हम उपन्यास या बाकी चीज़ें लिख रहे हैं, जो ये वाली राइटिंग है, जब आप राइटिंग करते हो खुद से, जब लिखने बैठते हो तो क्या दिमाग में रहता है? किताब ज़्यादा रहती है या सिनेमा ज़्यादा रहता है? क्योंकि आप कैमरा के एंगल से अलग लिख रहे हो, किताब लिख रहे हो तो आप अलग तरीके से लिख रहे हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं वो मेरा वैसे शुरू नहीं करता, मेरा लिखने का प्रोसेस बहुत अलग है। सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ें ऐसे, एक कोई चीज़ होता है, जैसे कई बार होता है कि एक कोई सीन मेरे दिमाग में आता है कि ये ऐसा कुछ होगा तो कैसा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर मैं अपने सब दोस्तों को कॉल कर बताता हूँ, सब बोलते हैं ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, वो बहुत ख़राब है। फिर क्योंकि लेकिन मुझे मज़ा आया था, मैं उसमें मैं स्टिक टू माई गन्स है। उसके बाद फिर मैं उसकी उस सीन के लिए क्या उस थॉट के से इसका कैसा मैं बताता हूँ, ठीक है, इस किताब का ना। हाँ, तो ये मैं आराम से समझा पाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो मुझे लगा हुआ है चश्मा, ठीक है, और मैं अपनी आंखों के साथ तो बहुत केयरलेस, तो मेरे सब आसपास के लोग डरते हैं कि ये साला अंधा हो जाएगा, ठीक। तो मुझे भी लगा, एक दिन मैं घर में बैठा हुआ था कि यार तो अभी भी नहीं लगा है। हाँ वो तो है, मैं टैलेंटेड भी तो हूँ। तो वो है, लोगों को डर लगता है आसपास कि मैं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं उनको। तो मुझे लगा कि यार अगर ऐसा हो जाए गलती से भी, मैं धुंधला दिखने लग जाएगा ज़िंदगी में, तो मैं कैसे करूँगा। तो मुझे एक्सट्रीम थॉट आया कि अगर ऐसा हो जाएगा, मैं सोचो कि मैं कहीं जा रहा हूँ और मैंने सामने मर्डर देख लिया और उसको लग रहा है कि मैंने देख लिया, लेकिन मैं दिख ही नहीं, मुझे मैं देखा ही नहीं है, मैं आगे निकल जाऊंगा। उसको लगेगा कि इसे देख लिया और मुझे आके अब तो मार देगा ना, उसको तो लगेगा मैं सब चश्मदीद गवाह हूँ, जबकि बिना चश्मे के। मुझे अरे आइडिया तो बहुत बढ़िया है, चश्मदीद गवाह का चश्मा नहीं है। तो मुझे लगा कि आइडिया तो बहुत बढ़िया है। और किसी ने मर्डर देख लिया और उसको लग रहा है, सामने लग रहा है उसने देखा है, इसने देखा भी नहीं है, तो अब ये कैसे करेगा। तो फिर वो कहानी का पहले जर्म बना। उसके बाद फिर अब ये कहानी कहने के लिए बेस्ट कैरेक्टर क्या होगा, कौन लोग के बीच में कहानी हो तो बेस्ट कहानी होगी। फिर मैंने वो लोग बनाए कि इसने मर्डर देखा है, इसका मर्डर हुआ, ये मर्डर है। फिर बिल्ड किया कि अब इनके आसपास की दुनिया क्या होगी, कैसे कैट एंड माउस होके बेस्ट लगे। फिर धीरे धीरे वो बिल्ड करने लगा। तो ऐसा ये प्रोसेस है मोस्टली हर बार कि कुछ एक आइडिया आता है, फिर आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कैरेक्टर बनाता हूँ, फिर कैरेक्टर को एक दुनिया देता हूँ कि जिस दुनिया में सबसे अच्छा लगेंगे वो, फिर दुनिया के हिसाब से थोड़ा चीज़ें मूव करती हैं। फिर रोटी बेलने से कि आपने ऐसे एक बार गोल रोटी बेलने के पहले आपको सीधा बेलना है, फिर ऐसा टेढ़ा करके बेलना है। तो आपको ये नहीं लगा कि इसको सिनेमा में पिच कर देते हैं, किताब करके क्या करेंगे? इसको मुझे लगता है ऐसा, हो सकता है मैं नहीं आता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ना बिजनेस की समझ है थोड़ी सिनेमा की। तो जैसे ये कहानी समझ है। हाँ समझ है मुझे। तो जैसे ये कहानी है, इस कहानी के लिए एक स्टार चाहिए, सुपरस्टार, सारे सुपरस्टार चाहिए, जो कि जिसको लगे हाँ मुझे भरोसा है कहानी बहुत बढ़िया, मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें 6 कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और सब बहुत क्वर्की हैं। तो कोई भी एक इंसान जिसको भी मैं कहानी सुनाऊंगा और वो अच्छा बड़ा हीरो है तो कहेगा यार इसका रोल छोटा कर दे या उसका रोल छोटा कर दे, और कहानी जैसी क्योंकि जबकि सब इसमें बराबर है। हाँ, कहानी जैसी कंस्ट्रक्टेड है, मैं छोटा कर दूंगा उसे कहने पे, क्योंकि मुझे फिल्म बनानी है, लेकिन फिर कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि वो तो कहानी तभी चलेगी सबने कुछ किया है कि इसने बेसिकली दुनिया जिंदगी जैसा है ना, कि मैं अपने घर से चला और मेरी कार तेज रफ्तार चल रही थी, तो कहीं से किसी ने मेरी कार को बचाने के लिए थोड़ा सा यूटर्न ले लिया या घुमा ली कार, तो उसकी कार कहीं और जाकर किसी और से टकराई, वो अपनी जिंदगी, तो सब लोग ये सब होगा तभी एक साथ ही सब होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए कोई बड़ा आदमी चाहिए था, तो वो है जहाँ पे ये पहली अटकी हुई है। और तो गोपाल भाई इसीलिए हमारे साथ हैं कि गोपाल भाई के कहने पे लोग मिल जाते हैं हमको, और वो कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, बन जाएगी फिल्म। मतलब मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है होपफुली, और वो पिक्चर तो ज़रूर देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किताब लिख रहे हैं तो आपके पास एक इतना क्रिएटिव फ्रीडम रहता है कि आपको कुछ सोचना नहीं है। लेकिन आप मूवी लिख रहे हो तो आपको एक्टर भी सोचने हैं, फिर जैसा आप बता रहे हो कि फिर वो परेशानी अलग आती है कि कोई एक्टर कह रहा है उसको छोटा कर दो, उसको बड़ा कर दो। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी नासमझी होगी शायद, या मेरे को नहीं समझता इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी कम समझ, मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉवेल की राइटिंग है वो इररिस्पॉन्सिबल राइटिंग है। इररिस्पॉन्सिबल है? हाँ, जो स्क्रीन राइटिंग है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल राइटिंग है। बट लेकिन दोनों तो समाज, मतलब दोनों ही लोगों तक जा रहे हैं। नहीं वो वैसे उसमें भी नहीं कह रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरी बात सुनिए, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, आप बहुत पढ़ती होंगी। तो जो राइटर नॉवेल लिखता है उसको ना ऑडियंस के टाइम की कीमत नहीं है। वो एक जगह डिटोर लेगा और कहानी चलती हुई कहानी में, और वो अपने गांव की बात करने लगेगा और 2 दिन तक गांव की, मतलब कि 10-15 पेज गांव की बात कर, जिससे कहानी से कुछ सरोकार नहीं है।
और जब मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो मेरा हर सेकंड कीमती है, हर फ्रेम कीमती है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं कहानी कहना चाहता हूँ ओवरऑल सब कुछ उसकी तरफ ही मूव करता रहे। तो इस बात के बहुत फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं कि आप जैसे जिसको बोलते थे, हम पहले आर्ट की बात कर रहे थे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कई बार कुछ भी करने में कुछ बहुत ही गोल्ड मिल जाता है, कुछ ऐसा मिल जाए जो कि नगीना है, और बहुत बार 99 टाइम सॉरी 99% टाइम वो बहुत इरेस्पॉन्सिबल और ख़राब लग रहा होगा। तो ये बेसिक मेरे को दोनों में लगता है डिफरेंस, कि मैं जब स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो के बहुत तमीज़ से एक एक लाइन, एक एक वर्ड, इवन कि मैं सेकंड ड्राफ्ट लिख रहा होता हूँ तो मैं हर वर्ड की कीमत देख रहा होता हूँ कि अगर मैं एक्शन लाइन है, जो जो स्क्रीन पे भी जो एक्शन लाइन होती है वो भी कितने कम से कम शब्दों में, कंसाइज शब्दों में लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है, लिखते जाओ जितना फेंको। तो मुंबई और दिल्ली का जो ऑडियंस का फ़र्क है लिटरेचर और सिनेमा को लेके, क्योंकि है ही, तो आपको लगता है मतलब राइटर का फ़र्क जो है, नॉट ऑडियंस सॉरी, राइटर जो है और राइटर कम्युनिटी जो है, जो दिल्ली की है और जो मुंबई की है, आपको लगता है कि उनमें भी बहुत फ़र्क है? मतलब जो जो बम्बई में रह रहे हैं वो लोग, मुझे लगता है जो भी मुंबई में रह रहे हैं उन सबको स्क्रीन के लिए काम करना है। जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको अभी बम्बई जाना है। ऐसा है? मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो लाइफ में बहुत अकम्पलिश लोग हैं यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं और कुछ और भी कर रहे हैं, लेकिन सबको फिल्में बनानी, मुझे लगता है जो भी हम लोग, मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं, मतलब मुझे लगता है सबको एक फिल्म तो बनानी है, हीरो बनना है या फिर राइटर बनना है, लेकिन बनना तो है। तो है ऐसा, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग तो वही हैं। हमारे बहुत सारे जो लिटरेरी जाइंट्स हैं उन्होंने भी फिल्में लिखी हैं, लिखने की कोशिश की है। तो है बात करते प्रेमचंद, फॉरवर्ड मोमेंटम है, बहुत फॉरवर्ड मोमेंटम है कि आपने ये बनाया कि मतलब आप किताब से जितने लोगों तक पहुंचेंगे, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन से आप उससे ज़्यादा लोगों से बहुत आसानी से पहुंचते हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारी कहानी बहुत सारे लोग देखें, और सिर्फ देखें मत, देख के बोलेंगे यार बहुत बढ़िया लगता है। तो लेकिन उसमें कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा का भी पुट रहता है ना, कि हम लिख रहे हैं लोगों तक पहुंचे, हमारा नाम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिटरेचर उतना बड़ा मीडियम नहीं है कि आप एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचो, सिनेमा और ज़्यादा बड़ा मीडियम है। वो मैं जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, कि अगर आपको आर्ट बनाना है तो आप चुपचाप बढ़िया नॉवेल लिखो, जिस तक पहुंची पहुंची, नहीं पहुंची नहीं पहुंची, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोग आपको उतने संतुष्ट होते नहीं है शायद लाइफ कोई में, मतलब नहीं होना कोई सोचे चाहिए कि ठीक है लिख लिया, पहुंचे पहुंचे, नहीं पहुंचे। हाँ, वो लोग भी, कुछ लोग होते हैं जो संतुष्ट होते हैं, जिनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब होती है और वो नहीं करते। वरना तो सबका यही कि भाई यार बेटर लाइफ हम सब चाहते हैं ना, कि थोड़ी लाइफ और बेटर हो जाए, थोड़े से पैसे और आ जाए। तो उस सब के लिए भी सिनेमा में जो पैसे हैं, जो पैसे नॉवेल में, उससे बहुत डिफरेंस है। तो वो है, मतलब जाना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तो मेरे को ये मेन डिफरेंस दोनों जगह दिल्ली बम्बई में है, कि बम्बई में जो आदमी ऑलरेडी पहुंच चुका है बम्बई और वो सिनेमा बनाना चाह रहा है, दिल्ली का आदमी जो दिल्ली में उसको लगता है कि मैं थोड़ी देर बाद दिल्ली बम्बई जाऊँगा और सिनेमा बनाऊँगा। ऐसा, मतलब जो आर्ट का काम कर रहे हैं। आपकी ये जो काम की पूरी जर्नी है, इसमें सबसे अमेजिंग मोमेंट्स कौन से थे? वर्क वाइज यार, मतलब बहुत ही छोटा सा मोमेंट है। मुझे हर बार मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा खुश कब था मैं, और ऐसे मैं यूजुअली खुश ही रहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश था मैं जिस दिन मुझे मैं बियॉन्ड ड्रीम्स नाम का प्रोडक्शन हाउस है दिल्ली बम्बई में, ममता मैम है वो, उसको हेड करती हैं, राइटिंग डिपार्टमेंट सबको, और ओनर भी वो ओनर भी हैं। और वो मतलब मैं पहली बार वहीं गया था। और यूजुअली क्या होता है कि टीवी में इन होना बहुत मुश्किल है, कि ऑलरेडी बहुत सारे जाइंट्स होते हैं जो राइटर्स हैं, जो 10 एक आदमी 10 शो लिख रहा है और उसने 10 मिलियन रख रखे हैं जो सब उनके लिख रहे हैं, और वो फाइनल आके सब कंपाइल करते हैं। ऐसा है, ज़्यादा उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन नए लोगों को इन होना बहुत मुश्किल है। तो मैं वहाँ गया और मुझे बताया लोगों ने, और मैं ओके भी था कि अभी मैं आया हूँ, साल भर यहाँ पे मैं इनके साथ काम करूँगा, काम सीखूँगा, टीवी राइटिंग कैसे होती है, उसके बाद फिर कुछ होगा। लेकिन मैं वहाँ गया, 3 महीने मैंने काम किया, पहले 3 महीने 1-2 महीने भी काम किया होगा, और क्योंकि मेरे को भूख थी, काम करना था। तो बाकी जो वहाँ से पहले से राइटर्स थे, जो मेरे जैसे, जो मेरे टीचर के थे, वो लोगों को जो मिलता था वो लोग वो लिखते थे। मैं ऐसे भी लिख रहा होता था, जो वो लोग उनका शो चल रहा था, मैं शो के फालतू में वो लिख रहा होता था कि एपिसोड की यार ऐसा भी बन सकता है, एपिसोड ऐसा भी हो सकता है। तब उन राइटर्स को बताते थे? नहीं, हम सब साथ में जैम करते थे जब, तो मैं प्रिपेयर ज़्यादा था, मैं 4 कहानियाँ बताता था, बाकी लोग एक लेके आते थे। जो लोग ऑलरेडी लिख रहे थे उन लोग तो वो भी नहीं करना चाह रहे थे। तो मुझे 3 महीने में वो लिखने, पहले मेरा कहा कि तुम लिखोगे अभी वाला शो। मैं उस दिन ज़्यादा कभी खुश नहीं रहा, मैं सबसे ज़्यादा खुश था उस दिन कि अरे हो गया, अब मैं राइटर हूँ, प्रॉपर स्क्रीन पे लिखूंगा मैं। तो शायद वो सबसे बढ़िया दिन था मेरा, खुश वाला। लेकिन आपको लगातार एक प्रोजेक्ट मिल गया, फिर आपको अनदर प्रोजेक्ट, लगातार प्रोजेक्ट्स को पाने के लिए आपको अलग स्ट्रगल करना है ना? इतना मुश्किल है राइटिंग में, राइटिंग है नहीं, इतना मुश्किल नहीं। राइटिंग सबसे सेल्फ सफिशिएंट मीडियम है। लेकिन उसको आप बेचेंगे कैसे? क्योंकि अगर आपको सर्वाइवल का इशू तो है ही। हाँ, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि पता नहीं मुझे बात कहनी चाहिए कि नहीं, और जिसके बारे में कह रहा हूँ उससे मुझे अनुमति लेनी है, लेकिन लगता नहीं मुझे अनुमति लेनी भी चाहिए। तो मेरे साथ ना बहुत बढ़िया बात है कि
अगर ये बात हम दोनों साथ बैठे बोलने बेटर है, तो हम लोग जब यहाँ पे जाकिर में दिल्ली में थे, तभी हम दोनों को लगता था कि दुनिया पूरी अलग हो जाएगी, खिलाफ हो जाएगी हमारे, तब हम दो लोग तो ही हैं, ठीक है। तो अभी हम भी दो लोग साथ में हम दो लोग तो साथ में ही हैं, और अभी भी वैसा ही है कि मेरे को पता है कि सब कुछ खराब हो जाएगा लाइफ में, तो हम लोग दो लोग तो ही हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जैसा भी है सब कुछ भगवान करे ऐसे ही चलता रहे, तो उसका काम बहुत अच्छा है, ठीक है फिलहाल। तो उसका काम बढ़िया चल रहा है, तो मैं खुश हूँ, मुझे कुछ इशू नहीं किसी भी तरह का जिसमें। और मतलब ऑनेस्टली बोलूँ, अगर मैं अभी जाकिर को मैसेज करूँगा कि भाई मुझे एक अमाउंट ऑफ पैसे चाहिए, और एक अमाउंट ऑफ पैसे बहुत पैसे हो सकते हैं, ठीक है, वो करोड़ों में पैसे हो सकते हैं, तो मुझे पहले पैसे भेजेगा, फिर मुझे गाली देगा कि सारे तो बहुत खर्चा करता है ऐसा, तो मुझे वो दिक्कत नहीं कभी लाइफ में कि कभी मुझे कभी भी मेरा फॉल बैक, मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा, तो मैं मुझे सिर्फ एक टेक्स्ट करना है और वो होगा। और मोस्टली तो ये होगा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो उसको पहले से पता होगा कि ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पहले से वहाँ पे होगा वो, तो मेरे को वो तो कभी लाइफ में दिक्कत होगी ही नहीं, है ही नहीं, वैसा है ही नहीं। और जाकिर है, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन प्राइमरली जाकिर है, तो वो दिक्कत नहीं है। उसको अलावा जाकिर के साथ दोस्त होने का जो दूसरा फ़ायदा है कि जैसे कि उनका भी छोड़ो, मैं नाम नहीं बताता, क्योंकि नाम बताऊंगा तो उनके लिए शायद उनको छोड़ लगे मैं उनको बिलिटल कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं वो, उनसे मुझे मिलना था, मुझे एक अपनी स्टोरी उनको पिच करनी थी, तो मुझे उनसे मिलना था, और मैं चाह रहा था कि मैं सिर्फ दिमाग में सोच रहा था कि इनसे मुझे मिलना है, मैंने कुछ किया नहीं था। फिर हम लोग जाकिर को एक शो का प्रीमियर में बुलाया था कि आप प्रीमियर पे आइए, और मतलब हम लोग चले जाते हैं साथ में कि चलो क्या क्या हम दोनों गए प्रीमियर देखने, फिल्म देखने का, कि मुझे फिल्म देखने का शौक है, उसको नहीं है ज़्यादा उतना, उसको वो थोड़ा सा बस कंसाइज में स्टोरी बता दो, वो फ्री हो जाता है फिल्म से। तो हम फिल्म देखने गए, और बहुत बहुत ही पर्सनलाइज स्क्रीनिंग थी, जो उसके जो मेन लीड थे, जो डायरेक्टर थे, 40 ही लोग रहे होंगे। तो वहाँ जो इससे मुझे मिलना था, प्रोड्यूसर, जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो नीचे बैठे हुए थे। हम लोग घुसे, वो जाकिर के पास आए, उन्होंने जाकिर को बोला, अरे जाकिर भाई यार मैं आपसे कब से मिलना चाह रहा हूँ, मैंने आपके मैनेजर को मैसेज भी किया था, हाँ, कि अब कभी भी फ्री हो तब बताइए, मैं आता हूँ, मिलने आता हूँ, घर आता हूँ। हम दोनों घर में साथ ही रहते थे, अब मुझे पता है घर आएंगे तो मैं घर भी मिलेगा। तो ये इस तरह से मेरे को वो बेचने के लिए कहानी, अगर मैंने कहानी अच्छी लिख ली है तो मेरे को दिक्कत नहीं जाकिर की वजह से बेचने का कुछ भी। तो मैं जिसको भी मैसेज करूँगा कि जाकिर को बोलूँगा भाई इससे बात करा दो, वो बात हो जाएगी, इतना आसान है उधर। उसने मेरे हिस्से की मेहनत भी उसने कर ली है उस वाली सारी, तो मेरे लिए इतना इशू नहीं, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत सही है मेरे साथ वो सब। व्हाट अ स्वीट फ्रेंडशिप, मतलब ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि आप किसी एक दोस्त पर इतना रिलायबल हो सकते हो और मान सकते हो कि वो हमारे हिस्से का भी काम कर सकता है। मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी, फालतू की, लेकिन है, जो मैं आपको पहले बोल रहा था कि वो जैसा जाकिर जो पोर्ट्रे करता है दुनिया में, तो वही सेम लोगों को लगता होगा कि ये पोर्ट्रे कर रहा है ऐसा स्क्रीन पे, जो लोग करते भी हैं, असली में इतना अच्छा इंसान नहीं होगा वो, असली में उससे ज़्यादा बेहतर इंसान है, वो छुपा के रखता है अपनी अच्छाई ताकि ऐसा नकली ना लगे, क्योंकि उतना अच्छा होना पॉसिबल, ह्यूमन नहीं पॉसिबल नहीं। आप मतलब मैं अब तो इतने साल से रह रहे ना, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम उसने कभी भी किसी की भी कब बुराई की थी। वो बिल्कुल बुराई नहीं करता किसी की, चाहे किसी का, जैसे अब हम आर्ट की बात करते हैं, खराब आर्ट है अच्छा आर्ट है, वो कोई भी आर्ट कितना भी खराब से खराब भी देख ले, जो मुझे खराब लग रहा है वो बुराई नहीं करता, उसे तारीफ करता है, और इसीलिए शायद वो सीखता है उससे। जब आप किसी चीज़ की तारीफ करेंगे तो आप उसे सीख सकते हैं, बुराई करते हैं आप उसको क्रॉस करके फेंक देते हैं साइड में, आप उससे कुछ नहीं सीखते हैं, तो वो बुराई भी नहीं करता। तो ऐसे ही एक परिचित है हमारे, वो भी काफ़ी फेमस व्यक्ति है, और उनके भी जैसे मैं जाके दोस्त है, वैसे भी उनका एक दोस्त था, ठीक है। तो वो उनका दोस्त अपनी किसी महिला मित्र के साथ बैठा हुआ था किसी रेस्टोरेंट में, वो आए, और तो जो फेमस व्यक्ति थे वो आए, और उन्होंने उसको देखा और वो आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने बोला कि भाई, तो उन्होंने अरे कैसा है, हाथ में टैप क्यों चले गए, ये वो है। इसी की जगह जाकिर होगा सेम उस जगह पे, मैं गारंटी, आई कैन वाउच फॉर हिम इस बात में, ठीक है। और वो उस दूसरे लड़के की जगह मैं तो, मेरी तो बात ही अलग है, कोई रैंडम आदमी होगा जो मेरी 10 उस टप्पे पे पहचान का आदमी होगा, और उसने जाकिर से वो एक बार ही मिला होगा, और जाके देखा कि किसी ऐसे इंसान के साथ बैठा है जिसको उससे इंप्रेस करना है, या कि जब महिला मित्र थी यहाँ पे, कहीं वो कोई बड़ा आदमी होता है जिसको, हाँ, ऐसा बैठा हुआ है, तो जाकिर वहाँ मिलेगा तो उससे ऐसे बात करके जाएगा जैसे कि उसको सामने लगा कि ये दोनों भाई अभी रोज मिलते हैं, और ये बस मतलब इससे प्रगाढ़ संबंध किसी के नहीं हो सकते, तो उस तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। तो मतलब मेरे साथ तो अच्छा ही है, वो सबके साथ ही ऐसा है, मतलब बहुत फॉर्चुनेट हो कि वो हम लोग के आसपास है। अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल भी जाते हैं। हाँ ये तो बात है उसको मैं मिला हूँ। What is your idea of philosophy? फिलॉसफी अभी हम लोग इस कॉमन कंसेंसस पे हैं कि जो भी फिलॉसफी हो सकती है वो सब बुढ़े बोल के जा चुके हैं हमारे बुढ़े लोग थे, और जो भी कहते हैं सब सही बात है, संगत, बुरी संगति का बुरा नतीजा होता है, जिस संगत में रहोगे वैसा होगा, वो सब सही बात है, बस उन लोगों को पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो मेरे पापा या जो मेरे चाचा या मेरे दादा लोग जो कहते थे, उन्होंने पहले सुना हुआ था, तो वो सेम टू सेम में कहते थे और बातें सही थी, तो वो यहीं तक खुश थे। हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो यार वो कहानी बनाए कि ऐसा क्यों करना है, कि
बुरी संगत का बुरा असर क्यों है, बुरी संगत का बुरा नतीजा क्यों होता है, तो वो इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें हैं तो वह सब कहा जा चुका है मोस्टली। हम लोग बस उसको फिर से वो कर रहे हैं कि अभी के हिसाब से समसामयिक करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचते रहते हैं। और मुझे मस्त लगती फिलोसफी। मतलब आप जो बातें पुराने लोग कह गए हैं वो अब बस उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो प्रैक्टिकली। हाँ, और हम लोग मतलब मैं तो ये हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराने लोग कह चुके हैं वो बात अब तो हमें पता चली सब सही है, लेकिन वो क्यों सही है ये हम लोग पता लगाना चाहते हैं कि हाँ ये तो सही तो होगी लेकिन क्यों है। सिनेमा पे वापस आते हैं। सिनेमा आपको लगता है कि इंडियन ऑडियंस की जब हम बात करते हैं तो उनका टेस्ट ही बहुत ख़राब है, तभी जो पिक्चरें हिट फिर से वही बात, दुनिया खराब है बोल रहा, मैं नहीं मानता कभी भी ऐसे। मैं हमेशा ही मानता हूँ कि हम खराब है, हमको बदलना है, दुनिया जैसी दुनिया। देखिए अब मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों से भी बातचीत होती है, चाहे वो लेखक हों, चाहे वो फिल्म बनाने वाले हों, लिरिसिस्ट हों, जो भी हों, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हर जगह पे दो लोग होते हैं, पॉपुलर और क्लासिक जो लिखा जा रहा है। और वो साहित्य में भी है, वो सिनेमा में भी है, पॉपुलर है, आर्ट है, फिर यहाँ पे मुख्य धारा है, फिर पॉपुलर मीडियम है, पॉपुलर लिटरेचर लिखा जा रहा है। तो हमेशा ये दो लोग ना झगड़ते रहते हैं आपस में, और इनकी ऑडियंस भी फिर वैसी होती है। आर्ट वाले कह रहे हैं कि ये जो ओमपुरी ने काम किया, ये फलाने एक्टर ने इसमें किया, ये तो कितनी ख़राब पिक्चर, लेकिन ओमपुरी की फिल्म हिट नहीं हुई, वो तो आर्ट सिनेमा है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो इस तरह से वो बात करते हैं कि नहीं, इंडियन सिनेमा को तो आदत ही नहीं है अच्छा दिखने की, इनको ख़राब ही पिक्चरें लोग डिजर्व करते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा ओमपुरी के बारे में बात कर ले, थोड़ी पीछे आके। तो जो ओमपुरी जैसा, मतलब ओमपुरी जी को मैं सिर्फ उनको नहीं बोल रहा हूँ, उनको एक वो समझ लेते हैं, एक कोई जैसा कि उसको उनको एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। हाँ। तो जो दूसरी साइड के लोग हैं, जिनको लगता है कि वो लोग आर्ट बना रहे हैं, जिनको लगता है कि वो लोग मतलब आर्ट की सेवा कर रहे हैं बेसिकली, और एक पॉपुलर लोग हैं। तो आर्ट वाले लोग अपने अलावा, अपने मतलब खुद के अलावा बाकी सबको पॉपुलर मानते हैं। तो जो ओमपुरी जी को हम सब्जेक्ट मान लें एक तरह से, तो जो दूसरा एक्टर होगा उसको वो भी पॉपुलर लग रहा है, वो क्योंकि वो पॉपुलर नहीं उससे, और उसको पॉपुलर ही होना है। मुझे लगता है कि उसको वहीं पे रहना है, उसको आर्ट बन के रहना है। तो वो तो झूठ बोल रहा लगता है मुझे, वो फसाड है पहली बात। जो ऑडियंस की बात है, तो ऑडियंस में है कि आप ग्रेजुअली लोग इम्प्रूव करते हैं कि थोड़ा बेटर सिनेमा मतलब कि थोड़ा कम स्पून फीडिंग, बस मुझे इतना ही लगता है, कम स्पून फीडिंग, थोड़ा बेटर परिष्कृत चीज़। लेकिन हमारे यहाँ जो हम ड्रामाज भी अगर देखते हैं, जो डेली सोप जो होते हैं, उसमें कितना ज़्यादा एग्जैजरेशन है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बेटर एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ। हमारे क्लासिकल म्यूजिक है, हमेशा से बहुत अच्छा म्यूजिक है, ठीक है, हमने बचपन सबने सबके कान में पढ़ा है ना, क्या हम वो सुनते हैं? नहीं सुनते। हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचते हैं कि मैं शुरू करूँगा तो मैं सबसे जो पॉपुलर गाना होगा उस टाइम का वो सुनो, क्योंकि वो पॉपुलर इसीलिए कि वो है पॉपुलर, उसमें कुछ है जो कि ईजी टू कंज्यूम है बेसिकली। फिर धीरे धीरे मैं परिष्कृत स्वाद की तरफ जाऊँगा, जैसे कि अगर मैं छोटा हूँ तो मैं दूध पी रहा था, फिर मैंने थोड़ा उससे कुछ चाय पी ली, फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी पे आ गया, और फिर मैं जहर पीने की तरफ जा रहा हूँ कि मैं कुछ उससे ज़्यादा कड़वा चीज़ पी लूँगा जो कि हेल्थ के लिए बढ़िया है या उस तरह का। तो आपको ग्रेजुएट करना है ऑडियंस को, तो वो है, मैं मानता हूँ अलग अलग तरह के तबके के लोग हैं जिनको अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। खाने में किसी को ज़्यादा मसाले वाला खाना पसंद है, किसी को कम मसाले वाला खाना पसंद है। तो मैं ज़्यादा मसाले वाले खाने वाले को ये नहीं बोल सकता ना कि तू यार ये मत खाएगा, तू तो बिना मसाले खाएगा। उसको पसंद है, खाए यार, सही है, उसके लिए बन रही चीज़ है। और इतना बड़ा देश है, इतने कम लोग सिनेमा और या आर्ट और ये सब कंज्यूम करते हैं कि सबके लिए इनफ ऑडियंस है, सब करो, अपना अपना मज़े करो। मतलब लोगों की अपनी बीइंग ऑडियंस एक यात्रा होती है कि अगर वो कहीं से शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है वो धीरे 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 वो आर्ट पे भी चले जाएं। हाँ, मुझे लगता है वैसे ही है कि आप जो जहाँ से शुरू करते हैं उससे बेटर होते जाते हैं लगातार, और होना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे ही है कि आपको बेहतर होते जाने लगातार, और कुछ है जो बेहतर है। हाँ, जैसे कि मतलब बाकी का मीडियम का नहीं पता, सिनेमा का मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा में जिस सिनेमा को आर्ट बोलते हैं, जिस सिनेमा को बेटर सिनेमा बोलते हैं, वो सिनेमा है जहाँ पे जो कि असली में वो लोगों के लिए नहीं है, वो फिल्म मेकर के लिए है। मैंने एक फिल्म देखी, मान लो कि मैंने तारकोस्की की पिक्चर देखी, और मैंने देखा कि यार कितना सुंदर फ्रेम बनाया है इसने, और इसने जो इमोशन कन्वे करने का जो इसने ये सीन पूरा कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसा मैंने कहीं और नहीं देखा। फिर मैंने वो सीन रेप्लिकेट किया और अपनी कहानी में रेप्लिकेट किया और अपनी तरह से रेप्लिकेट किया मान लो कि, और फिर मैंने उसका दूसरा वर्जन बनाया जो कि ईजी टू कंज्यूम है थोड़ा सा। तो बस वो तो जो तारकोस्की सिनेमा मेरे लिए है, मैं अगर वो जहाँ जहांगीर मेरा घर है वहाँ सिनेमा हॉल में चलाऊंगा तो 10-12 लोग साथ देखने नहीं आएंगे, वो भी शादी आए 10-12 लोग भी, और वो आएंगे वो भी गाली देके जाएंगे, क्या घटिया है, आधे घंटे से घोड़ा दौड़ रहा है। आपका फिल्म बनाने का कोई ख्याल है? हाँ, मैं अभी 15 दिसंबर से मेरी पहली फिल्म शूट करना शुरू कर रहा हूँ एज अ राइटर डायरेक्टर, हॉरर, साइकोलॉजिकल हॉरर। हाँ, बेसिकली वो ये कंप्लीट आदमी तभी हो आप सिनेमा में कि आपका कंट्रोल ज़्यादा है कि आप राइटर भी हो और आप डायरेक्टर भी हो।
तो ये है, मैं फिल्म बना रहा हूँ, 15 दिसंबर शूट कर रहा हूँ, अगले साल शायद इसी टाइम पे रिलीज़ हो रही होगी। और फिर हम दोबारा पॉडकास्ट कर रहे हो, फिल्म की बात कर रहे हो। हाँ, उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आप मुझे दोबारा बुलाओगे। हाँ, तो वो है। तो किस तरह की मूवी बनाने का ख्याल है और क्या उसमें होने वाला है? साइकोलॉजिकल हॉरर है और एक चीज़, दूसरा की साइकोलॉजिकल हॉरर है। दूसरी चीज़ की मैं भूत मानता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है डर। हाँ, मैं भूत मानता हूँ, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं उसको, नहीं, डर लगना अलग बात है और मानते ही हो ये। हाँ नहीं, मैं मानता हूँ भूत, लेकिन मैं वो उसको ना उसको उसके पीछे जो अंधविश्वास चलता है वो बहुत खतरनाक है, तो मैं अपनी कहानी में नहीं दिखाना चाहता। तो मेरी कहानी में कोई भूत नहीं है, मैं वो पुश नहीं करना चाहता कि हो सकता है कि कुछ साल बाद मुझे पता चले यार मैं बेवकूफ़ था, भूत तो देखो नहीं होता, लेकिन अभी तो मुझे लगता है देखो होता है, ठीक है। कि कुछ साल बाद मुझे पता चले ऐसा कुछ नहीं होता, मैं गलत कर रहा था और लार्जली समाज के लिए सही नहीं है, तो मैं मेरी कहानी में मैं वो भूत नहीं रखना चाहता था। तो मेरी कहानी इसलिए साइकोलॉजिकल हॉरर है। आप देखेंगी तो मतलब भूत नहीं है उसमें? भूत नहीं है, बाहरी भूत नहीं है, भीतरी है। हाँ जी। तो वो अंदर का भूत है कि कैरेक्टर्स हैं जो जैसे हैं, वो जैसे सिचुएशंस है वो जैसे सिचुएशंस हैं। मतलब मैं कहानी तो नहीं बताऊंगा, कि कहानी बताऊंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो लेकिन है सही सा लिखा हुआ है, और मुझे ये लगता है कि जो हॉरर का जॉनरा है उसमें बहुत कम अच्छी फिल्में बनती हैं। और अगर मैं अभी आपको किसी को मैं बोलूँ कि अब 5 अच्छी हिंदी हॉरर फिल्में मुझे बताओ जिसकी कहानी अच्छी हो, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी 5 याद करने में, बहुत मुश्किल से शायद आप 5 बता पाओ, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो जॉनरा थोड़ा मार्केट ओपन है, मार्केट में गैप है वो वाला, तो इसलिए वो मैं पहली फिल्म जैसा लिख रहा हूँ जी। तो मेरे को लगता है हॉरर जॉनरा थोड़ा खाली है, वहाँ पे गैप है, इतना अच्छी फिल्में बनी नहीं हुई हैं अभी, बनती नहीं है, और हम बहुत कम अटैम्प्ट करते हैं, जो भी रीज़न होगा तो वो है। और उसके अलावा मेरी फिल्म का हॉरर, अगर मैं हॉरर बनाता हूँ फर्स्ट टाइम एज अ राइटर डायरेक्टर, तो लोग थोड़ा लीनियंट भी, थोड़ा ईजी होते हैं लोगों के, ठीक है यार पहली फिल्म बना रहा है, हॉरर बना रहा है, ठीक है जाने दो। तो इसलिए सीखने के लिए बहुत अच्छा है, और अच्छे लोग मिल गए, अच्छे लोगों के साथ बना रहा हूँ, तो थिएटर में रिलीज़ भी हो जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है मेरे यहाँ पे। मतलब अभी जहाँ, क्योंकि बहुत दिन से वहाँ रह रहा हूँ बम्बई में, तो मुझे पता है कि बहुत सारी फिल्में बनती हैं, अगर 1000 फिल्में बनती हैं तो 800 फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाती, वैसा इतना ज़्यादा ख़राब रेशियो फिलहाल जिस लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, लो बजट फिल्में जो बनती हैं रिलीज़ नहीं होती हैं, तो मेरी फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, छूट अच्छा है सब। तो बस फिलहाल मैं वही बस कर रहा हूँ, पूरे टाइम पे यही सोच रहा होता हूँ। तो बस ये फिल्म होगी फिलहाल तो। इसके अलावा 4 फिल्में और लिख रखी है मैंने, जिसमें से एक ये है। इसका खुद ही बनाएंगे या? हाँ, मेरा मन तो है, मैं ये तो कोई और बना रहे हैं फिलहाल? ये तो गोपाल भाई के हाथ जिम्मे में, अगर गोपाल भाई नहीं बनाएंगे, लोग कहते हैं मैं नहीं बनाऊंगा, तब मैं बनाऊंगा। तो ये एक जो फिल्म बना रहा हूँ हॉरर, वो बना रहा हूँ। फिर अगली फिल्म है वो भी मैं मतलब सब कुछ सेटअप सही है उसका मेरे पास, फिल्म लिख ली है मैंने, प्रोड्यूसर है मेरे पास जो फंड जो पैसे लगाते हैं वो भी हैं। तो कोशिश करूँगा ये फिल्म ख़त्म करते रिलीज़, इस फिल्म को रिलीज़ करने से पहले दूसरी फिल्म बनाना शुरू कर दूँगा। और फिर 3 फिल्में और है जो मुझे बनानी है, टोटल जो मैंने लिख रखी है 5 फिल्में और एक वेब सीरीज़ जो मैंने लिखी हुई है वो। बस इतना करूँगा, 12 साल में सब करके मैं फ्री हो जाऊँगा। अरे वाह, फिर आगे क्या प्लान है उसके बाद? अब मैंने एग्जैक्टली नहीं सोचा है मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे दुनिया में महंगा है आइडिया, और मुझे आइडियाज़, ये फिल्म जो पहली हॉरर फिल्म बना रहा हूँ इसके लिए मैंने जितने आइडियाज़ क्रैक किए हैं, इतने मैजिकल है वो कि मुझे लगा वो क्रैक करते हुए यार यही आइडिया अगर क्रैक करना तो मैं कुछ और कर लूँ ना, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ मैं ज़िंदगी में। तो देखता हूँ क्या होगा, कुछ और सोचूंगा, कुछ बेहतर सोचूंगा कि बेटर यूज़ ऑफ माई आइडियाज़ बेसिकली, इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ और क्या हो सकता हूँ। 12 साल में भी तो आराम से बहुत है। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद मी, विद द ऑडियंस जो हमको देखेगी या पॉडकास्ट सुनेगी, या आप चाहो कि नहीं ये बात बहुत अमेजिंग है, ये बतानी है? अमेजिंग बात, मैं बार बार घूम के अपना सेम बात पे आ रहे थे और मैं ना वो बात कंप्लीट नहीं कर पाई। एक तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं कोई से भी ज्ञान दूं, क्योंकि बहुत ज्ञान है इंटरनेट पे ऑलरेडी सबके पास। बस मेरे को लगता है एक बात मेरे सबको बोलनी चाहिए, और मैं अपने आसपास लोगों को बोलता भी हूँ कि जितने भी तरह का सोशल मीडिया है वो ना एक तरह का मेडिकल स्टोर जैसा है, ठीक है, ड्रग स्टोर, मेडिकल स्टोर, वहाँ पे हर तरह की दवाइयाँ हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि वो वर्क करता है जैसे सुपर मार्केट जैसा, कि आप जाओ और अपनी पसंद की दवाइयाँ निकाल लो। तो लोग को जो अच्छा लगता है कि उनको कि मुझे ये खाना चाहिए, लोग वो खाते हैं, जबकि वो नहीं। जबकि दुनिया में मेडिकल में कैसा होता है कि डॉक्टर को बताता है कि आपकी ये बीमारी, ये आपको खाने चाहिए, और आपको पसंद नहीं होती और आप वो दवाइयाँ खाते हो और आप ठीक होते हो। यहाँ पे लोग अपनी पसंद की दवाइयाँ खाते हैं और खुद को वो कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, मतलब किसी लड़के का ब्रेकअप हुआ है किसी लड़की के साथ, तो उसकी फीड में सिर्फ यही आ रहा हो कि लड़कियाँ कैसे खराब है, जबकि इंस्टेड ऑफ एल्गोरिदम है। हाँ, तो उसके जबकि इंस्टेड ऑफ ये होना चाहिए कि उसकी फीड पे आना चाहिए कि कैसे तू खराब है, तू कैसे इंप्रूव कर सकता है ताकि तेरा अगला रिलेशनशिप इससे बेटर हो। तो सोशल मीडिया कंज्यूम करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपको वो वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, ना कि वो जो आपके जरूरी है और अच्छा हो।
फिर लोगों को लगता है कि वो खुद को वैलिडेट करते हैं, जैसे चैट जीपीटी कर रहा है फिलहाल, कि आप चैट जीपीटी से पूछो तो आपको इतना वैलिडेट करता है। तो मैं जब चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो ऐसा यूज़ करता हूँ कि मैं अपने स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है जो भी है वो मैं डालता हूँ उसमें, और मैं उसको कमांड्स, मोस्टली कमांड इस तरह कमांड देता हूँ कि बी ब्रूटली ऑनेस्ट, डोंट शुगर कोट, और फिर मुझे बता कि क्या है कैसा है। हाँ हाँ, फिर वो बताता है। फिर कभी स्क्रिप्ट लिखने के लिए हेल्प ली है चैट जीपीटी की? हाँ अच्छा, ली है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो वैसी जैसे लोगों को लगता है वैसा हेल्प नहीं है वो। तो बेसिकली क्या है कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी का वो है कि मैंने कुछ भी लिखा, कुछ भी पीस लिखा, फिर मैं चैट जीपीटी में उसको जो भी AI में डाला है मैंने उसको, फिर उसे यही बोलता हूँ कि तू मुझे सबसे ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक दे। तो बाउंसिंग बोर्ड की तरह बहुत बढ़िया है, क्या वो बुराई बता सकता है वो। अगर आप चाहोगे कि वो आपको सॉल्व करे प्रॉब्लम, तो वो नहीं कर सकता। और मेरे को लगता है लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गई, शायद वो वैसा लिख भी नहीं पाएगा अभी, जिस तरह का राइटिंग की डिमांड है मार्केट में है। या हम लोग बहुत यूनिक लोग हैं, हम सब लोग अपने जैसा बिल्कुल ही, जैसा मैं जैसे जीवन में जी के आ रहा हूँ मैं अपने बिल्कुल यूनिक हूँ, जैसा जीवन आप जी के आ रहे हैं आप जैसा तो कोई दूसरा नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी किसी और के जैसा ही है, तो वो हमेशा वो दूसरा ही लिख रहा होगा, कभी वो इतना यूनिक नहीं लिख पाएगा जैसा हम लोग लिखेंगे, आप लिखेंगे, मैं लिखूंगा, तो इसलिए वो वैसा नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना अब तो राइटर्स की जॉब भी जाएगी, अब तो चैट जीपीटी पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा, वो तो पूरा नॉवल लिख देगा वैसे। मतलब वो ऐसा है कि अगर एट बेस्ट भी, अगर मान लो कि मैं मानता हूँ कि हो जाएगा, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो वैसा है कि हम जैसे लोग वैसे होंगे जो टेलर्ड सूट सिलते हैं, कि हमारे पास हमको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे कि यार ये तो हाथ से लिखता है, तो अपना लिखता है, वो चैट जीपीटी नहीं है, वरना दुकान में तो लिख रहे हैं वो लोग। मतलब वो हैंडक्राफ्टेड। अगर आप स्किल्ड हैं किसी भी स्किल में और आपका स्किल बढ़िया है तो आप हो, आपको कोई नहीं भगा सकता, आप रहोगे। अपने ऊपर आप काम करते रहना चाहिए बस, बी कॉन्फिडेंट, वर्क ऑन योरसेल्फ, हो जाएगा सही से सब। सही है। बहुत ही अमेजिंग बातचीत हुई विश्वास जी आपके साथ, एंड आई होप कि जब भी हम अगली बार बातचीत करेंगे तो आपकी किताब के साथ आपकी फिल्म पे भी बात करेंगे। आई एम श्योर कि मतलब ऐसा हो और मैं आपकी कोशिश फिल्म करूंगा। सुपर डुपर हिट हो, पहले से ही बहुत सारे शुभकामनाएं आपको। और मुझे लगता है कि कोई भी अच्छी, जैसे कि अच्छी चीज़ बनाने के लिए सबके हाथ लगते हैं, ठीक है, तो सबकी मदद लगेगी, जब फिल्म आएगी तो आपकी भी मदद लगेगी। और फिल्म से पहले भी मैं तो जिससे मिलता हूँ कोशिश करता हूँ कि बताऊँ कि मैं क्या बना रहा हूँ, और सबसे मैं फीडबैक लेने की कोशिश, बताओ क्या हो सकता है, क्योंकि अभी फिल्म बनी नहीं, अभी शूट नहीं किया, अभी तो शुरू होगी, अभी मैं सब चेंज कर सकता हूँ, तो अभी मुझे बता दो, ऐसा ना कि फिल्म बनी फिर आप बोलो कि यार विश्वास कहानी में ये खराब है, तो अब मैं कुछ नहीं करता, अब मुझे अभी बता दो, तो मैं आपको सुनाऊंगा कहानी, इसके बाद अब मुझे बताइएगा जो भी आपको लगे। तो ये है, और बस एक है, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो मैं बहुत सारे खाने ऐसे टैप करता हूँ, फिर मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता, फिर मैं अगले में चला जाता हूँ, तो अगर कोई बात अधूरी रह गई, मुझे लगता है कि राइटर्स ऐसे ही होते हैं, उनके वो सोचते रहते हैं, और सोचने के इतने सारे ब्रांचेस होते हैं। एक राइटर से ऐसे यहाँ पे मेरी बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे, बोलते राइटर ना हमेशा सोचता रहता है, और उसके सोचने के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वो क्या सोच रहा है फिर उसको कौन सी ब्रांच में कहाँ चला गया उसको खुद भी नहीं पता है। आई होप कि मैं ऐसा हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है, राइटर होने की निशानी है। नहीं, मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम है, मैं सुधारना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं बेटर करना चाहता हूँ कि मैं सटीक बात कर पाऊँ, एक लय में बात कर पाऊँ, जो कह रहा हूँ बात शुरू करूँ वो खत्म करूँ, नहीं कर पाता वो अलग बात है। नहीं, पर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम लोग सोच रहे थे कि कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन तो पल्प भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिनेमा तो है ही, और सबसे अच्छी बात यह है कि बड़ा एक पॉजिटिव वाइब पूरे पॉडकास्ट के टाइम पर रही। मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं कि सिनेमा इंडियन ऑडियंस खराब है, ऐसा है कि बस वो इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है उसका। हाँ, कोई यहाँ से शुरू कर रहा है वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगा। जैसे मेरी फेवरेट फिल्म अभी सूर्यवंशम ही तो है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तो मुझे लगता है कि अगर भारत में 1.5 अरब 2 अरब जितने भी लोग हैं, उसमें से 10 या 20 लोग शायद बचे होंगे कि उन्होंने नहीं देखी, सबने वो पिक्चर हाँ यार, और इतनी ज्यादा वो पिक्चर का टेलीकास्ट हुआ है। वो टेलीकास्ट के अलावा भी ऐसा नहीं कि वो फिल्म आती है, मुझे लगता है कि दिवाली के टाइम है, छुट्टी चल रही, घर में हूँ मैं, तो वो मूड है, वो फिल्म नहीं है अपने आप में। नायक है ये सूर्यवंशम में, एक दो फिल्म और ऐसी जो कि वो है, एक अखियों से गोली मारे नाम की फिल्म है गोविंदा की, जो सबने देखी होगी, सिनेमा हॉल में किसी ने देखी थी, टीवी पे सब देख चुके हैं, बहुत फनी फिल्म है। तो सूर्यवंशम इज अमेजिंग है। सूर्यवंशम तो मुझे लगता है उसको भारतीय डेली एंटरटेनमेंट घोषित कर देना चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर फिल्म है, लेकिन अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, फिर पक्का मिलेंगे और इसी तरह की बहुत अमेजिंग बातचीत करेंगे, और देखेंगे कि और कौन सी ब्रांचेस हैं जो और आपके ख्यालों से गुजर रही हैं। और अगर ऐसा होता है कि हम 1 साल बाद फिर मिल रहे हैं मेरी फिल्म के साथ, तो तब हम ये भी देखेंगे मैं कितना इवॉल्व हूँ, मैं जो मैंने आज बात कही और अगली बात के बीच में क्या गैप है। ऑल आर इवॉल्विंग। तो बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू आप आए और बड़ी मजेदार बातचीत करी। तो आज हमने विश्वास जी से बातचीत करी है, पल्प पे, साहित्य पे, सिनेमा पे, इंडियन ऑडियंस पर भी बातचीत करी है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। आप देख रहे थे अमर उजाला का, धन्यवाद।